तब हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जापान में 99% क्रिमिनल ट्रायल्स का रिजल्ट क्रिमिनल का दोषी होना ही होता है। और यहाँ हिगुरुमा भी एक क्रिमिनल केस लड़ रहा होता है, जहाँ उसका क्लाइंट वही उसे बताता है कि वो तो बस पुलिस को देखकर वहाँ से भाग गया था, क्योंकि उसे डर था कि अगर पुलिस उसे पकड़ लेगी तो उसकी बिल्ली भूखी मर जाएगी, क्योंकि जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर कैट्स अलाउड नहीं है, जिस वजह से किसी को भी नहीं पता कि उसके पास कैट है। मार्च 2016 में एक माँ और उसकी बेटी को चाकू से उनके घर मार डाला और प्रोसिक्यूटर ऑफिस को लगता है कि ये काम लोकल रेजिडेंट ओई का है, जिस वजह से उन्होंने उसके ऊपर मर्डर और रॉबरी के सस्पिशन चार्जेस लगाए हैं, जिस वजह से पुलिस ने उसके साथ बात करने की कोशिश की थी, पर वो भाग गया। और जैसे ही पुलिस उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंची, तब उन्हें उसके घर से एक खून से भरा हुआ चाकू मिला और बाद में एनालिसिस से पता चला कि उसके ऊपर जो खून है वो उसी मदर और डॉटर का है। पर फिर भी ओई बार बार ये कह रहा है कि वो इनोसेंट है और उसने ये भी बताया है कि उसने उस चाकू को कहीं से उठाया था। तब शिमिजू को इस कहानी पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता और उसे ये लग रहा होता है कि ओई पुलिस से डर के इसलिए भागा था क्योंकि वो मुजरिम है। पर तब हिगुरुमा उसे समझाता है कि पहले भी पुलिस ने उसे बिना वजह इंटेरोगेट किया है, जिस वजह से उसे डर था कि इस बार भी उसके साथ ऐसा ही होगा। तब शिमिजू उस चाकू के बारे में पूछने लगती है। ओई का कहना है कि वो उस चाकू को पुलिस को बाद में देने वाला था। मुझे पता है कि उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर मैं उसके सर्कमस्टांसेस और उस जगह के बारे में सोचूं जहाँ पर वो काम करता है, तो उसकी कहानी इतनी भी ज्यादा अजीब नहीं लगती है। वो एक नॉन प्रॉफिट जॉब करता है और उसके काम की जगह एक शेल्टर है जो कि उन बूढ़े लोगों को सपोर्ट करती है जिनके पास कहीं भी जाने के लिए कोई जगह नहीं है, जिसका मतलब वो लोगों की केयर करने वाली जॉब करता है। पर उसे इस बात के पैसे नहीं मिलते हैं, बल्कि इसके बदले में उसे या तो न्यू ईयर पर पॉकेट मनी मिलती है, या तो बॉक्स्ड लंचेस मिलते हैं, या फिर ग्रोसरीज मिलती हैं। और उससे ऊपर उसे वहाँ पर रहने का रेंट भी देना पड़ता है। वहाँ के सारे रेजिडेंट्स का रिकॉर्ड है और उसके अकॉर्डिंग उसने वेपन को इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाना मना है, और वो इस वजह से है क्योंकि आसपास के लोग डिस्टर्ब होते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि जब से अर्थक्वेक का रिलीफ फंड यहाँ पर आया है, तब से यहाँ पर बहुत से ऐसे नॉन प्रॉफिट शेल्टर्स खुल चुके हैं। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि वो खून से भरा हुआ वेपन वहीं पर कहीं पर गिरा हुआ था। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वही बिल्कुल इनोसेंट हो, जिस वजह से हमें नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज और उनके टैक्सेस पर ध्यान देना चाहिए और सारे रेजिडेंट्स का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, जिस वजह से मैं आसपास ओई के बारे में पता करूंगा और बाकी सब कुछ तुम संभाल लेना शिमिजू। तब शिमिजू इस चीज से परेशान हो जाती है क्योंकि उसे इतना ज्यादा काम करने के बहुत ज्यादा कम पैसे मिल रहे होते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि जब पब्लिक ने ओई को गुनहगार मान लिया है और उसे सजा मिलने ही वाली है, तो आखिरकार वो लोग ये केस क्यों सॉल्व कर रहे हैं। जिस वजह से शिमिजू हिगुरुमा से पूछने लगती है कि आखिरकार उसने ये केस क्यों लिया है। तो हिगुरुमा उसे समझाता है कि कभी कभी उन्हें ऐसे केस लेने चाहिए क्योंकि आसान काम से उनकी स्किल कम हो सकती है। पर शिमिजू उसे कहने लगती है कि वो तो हमेशा ही ऐसे केसेस लेता है। तब शिमिजू एक फ्रेंड ताकागी से मिलने उसके कैफे चली जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ताकागी भी पहले हिगुरुमा के साथ ही काम करती थी, जिस वजह से वो इस बात पर बहुत ज्यादा हंस रही होती है कि हिगुरुमा अभी भी चेंज नहीं हुआ है। जिस वजह से शिमिजू उससे पूछने लगती है कि क्या हिगुरुमा पहले से ही ऐसा था। अगर मैं सच कहूँ तो शायद वो अब पहले से ज्यादा बेकार हो गया है। जब वो मेरे ऑफिस में था तब उसने ड्रंक ड्राइविंग वाला केस हैंडल किया था। उसने उसका क्लाइंट 19 साल का था जिसके कलीग्स ने उसे ड्रिंक एंड ड्राइव करने पर मजबूर किया था और सभी लोगों ने ये डिसाइड किया था कि सब लोग एक ही स्टोरी सुनाएंगे, और उसके बावजूद भी वो ना ही सेटलमेंट करने के लिए पे कर पाया और ना ही प्रोहिबिशन पर बाहर आ पाया, जिस वजह से उसने हिगुरुमा को इसके लिए दोषी ठहराया। तो यह केस के बाद हिगुरुमा और ताकागी पार्क में बैठे होते हैं, जहाँ ताकागी हिगुरुमा को हौसला दे रही होती है और उसे समझा रही होती है कि क्रिमिनल लॉयर होना इतनी भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चाहे वो कमजोर और पावरलेस लोगों को बचाना चाहता है, पर वो कोर्ट और उसके प्रोसिक्यूटर्स के सामने कुछ नहीं कर सकता है और ऊपर से उनके क्लाइंट्स भी उन्हें ही दोषी ठहराते हैं। तो हिगुरुमा ताकागी को समझाता है कि उनके क्लाइंट्स उन्हें इस वजह से बुरा भला कहते हैं क्योंकि वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से ताकागी हिगुरुमा से उसके मेंटल स्टेट के बारे में पूछने लगती है। तब यहाँ प्रेजेंट में हिगुरुमा और शिमिजू ओई की इनोसेंस के लिए प्रूफ इकट्ठा कर रहे होते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कोर्ट में ओई इनोसेंट प्रूफ हो जाता है, जिस वजह से शिमिजू बहुत ज्यादा खुश होती है और हिगुरुमा उसे अभी खुशी मनाने से मना करता है क्योंकि ऑपोजिट टीम रीट्रायल
ट्रायल के लिए अपील कर देती है। तो ये केस अखबारों में छपने लगता है और यहाँ हिगुरुमा ओई को बताता है कि क्राइम के बाद उसके रूम में कोई भी चुराई हुई चीज नहीं मिली है और उस शेल्टर का एक रेजिडेंट गायब भी हो गया है। और जब विक्टिम्स की मौत हुई थी तब वो कन्वीनियंस स्टोर के सिक्योरिटी कैमरा में दिखाई दिया था, जिस वजह से अब वो बच सकता है। तो ओई इसके लिए हिगुरुमा को थैंक यू कहने लगता है क्योंकि उसने उसके ऊपर भरोसा किया होता है। पर हिगुरुमा अभी भी उसे तैयार रहने के लिए कहता है क्योंकि सेकंड ट्रायल होने वाला होता है। और हम देखते हैं सेकंड ट्रायल में ओई को गिल्टी घोषित कर दिया जाता है और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो जाती है। इंडिपेंडेंट डिफेंस लॉयर्स को लिमिटेड फंडिंग मिलती है और उनका स्टाफ भी कम होता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को टैक्स पेयर्स की मनी और बहुत सारी मैन पावर मिलती है और ये सिस्टम इसी तरह काम करता है। पर यहाँ प्रोसिक्यूटर्स सेकेंड ट्रायल में कोई भी न्यू एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं और क्योंकि एक रेजिडेंट के मिसिंग होने पर उस पर शक नहीं किया जा सकता तो पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है, जिस वजह से फर्स्ट ट्रायल का रिजल्ट भी बदल जाता है और बहुत से केसेस में हाई कोर्ट थर्ड ट्रायल करने से भी मना कर देता है। और वैसे भी सिस्टम ने तो पहले से ही ओई को गिल्टी मान ही लिया था। तब ओई हिगुरुमा को घूरने लगता है, जिस वजह से हिगुरुमा ये सोचने लगता है कि आखिरकार उसके क्लाइंट उसे इस तरह क्यों देखते हैं। तब हमें यहाँ पर फिर से वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताकेयागी ने हिगुरुमा से उसके मेंटल स्टेट के बारे में पूछा होता है। मैं वीक और पावरलेस लोगों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये बस इस वजह से है क्योंकि मैं बचपन से ही उन चीजों को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ जो कि सही ना हो और जो बदली ना हो। कानून अपनी आंखों पर पट्टी बांधता है ताकि वो ये रिप्रेजेंट कर सके कि लॉ सबके लिए इक्वल है और कोई भी पार्शियलिटी नहीं करता है और लोग भी सच्चाई से बचने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। पर फिर भी मैं आंखों को खुली रखना चाहता हूँ ताकि मैं सच्चाई को सामने ला सकूं। तब प्रेजेंट में कोर्ट ये अनाउंस करती है कि अगर किसी को इस डिसीजन पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो 15 दिन में फाइनल अपील कर सकते हैं। पर तभी हम देखते हैं हिगुरुमा अपने हथौड़े को टेबल पर बजाने लगता है और अपने शिकिगामी को वहाँ पर बुला के सभी को वापिस आके रीट्रायल करने के लिए कहते हैं। तब हम यहाँ पर कलिंग गेम के एक प्लेयर रेगिस्टार को देखते हैं। आखिरकार इतना टाइम क्यों लग रहा है? आखिरकार कब वो लड़की मेरे लिए एक लूजर लेकर आएगी? तब हमें पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर हम अमाई और उसके कुछ साथियों को देखते हैं जो कि एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं। ये लोग ना ही स्मार्ट हैं और ना ही एथलेटिक, पर फिर भी इन्हें अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड है, जिस वजह से मुझे अब फ्लो के साथ ही जाना चाहिए ताकि मैं इन्हें गुस्सा ना दिला दूं। और ये इस वजह से है ताकि बाकी लोग मुझे बुली ना करें। वैसे कभी कभी इसके कुछ अच्छे फायदे भी होते हैं। तो इटाडोरी उन लोगों को उस लड़की को परेशान करने से मना करता है, जिस वजह से अमाई को लगता है कि एक और बेवकूफ आ गया है और उसका एक दोस्त इटाडोरी को सबक सिखाने के लिए उसे मुक्का मारने लगता है। और तभी इटाडोरी उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसे देखकर अमाई भी हैरान हो जाता है। तब उस बंदे के दो और साथी इटाडोरी को मारने आ जाते हैं, पर इटाडोरी उनका भी बुरा हाल कर देता है और अमाई को घूरने लगता है। और हमें पता चलता है कि ये अमाई और इटाडोरी की पहली मुलाकात होती है जब वो लोग अपने स्कूल में मिले होते हैं। तब हम यहाँ पर फुशिगुरो को देखते हैं। ओए, अगर तुम शिनजुकू जाने के लिए इकेबुकुरो से जा रही हो तो ऐसा मत करो क्योंकि उस एरिया में बहुत सारी सप्लाईज हैं, जिस वजह से हमें और भी प्लेयर्स मिल सकते हैं। उस रास्ते पर जाने के मेरे दो रीजन है। पहला तो ये कि वो रास्ता सिंपल है और दूसरा वहाँ पर मेरा पेस है, तो इसलिए मुझे वहाँ जाकर आराम से शावर लेने दो क्योंकि मैंने कल से आराम बिल्कुल भी नहीं किया है। तब हम यहाँ पर अमाई और इटाडोरी को देखते हैं जहाँ अमाई इटाडोरी को एक थिएटर ले आया होता है जो कि हिगुरुमा का बेस होता है और इटाडोरी अमाई को इसके लिए थैंक यू कह के वहाँ से जाने लगता है। क्या तुम सच में अंदर जा रहे हो? तो इटाडोरी कहता है बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ तो मुझे जल्दी करनी चाहिए। तब अमाई कहता है मैं कभी भी हिगुरुमा से नहीं मिला हूँ, पर उसने एक बार हवा को बहुत बुरी तरह मारा था, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो इटाडोरी कहता है ऐसी बात है, फिर तो मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा क्योंकि मैंने भी तो उसे बहुत बुरी तरह मारा है और वैसे भी अगर कुछ हो भी गया तो मैं कम से कम भाग तो पाऊंगा ही। तो चलो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। तो अमाई इटाडोरी के जाने से पहले उसे सॉरी कहना चाह रहा होता है पर वो ऐसा नहीं कह पाता। तब यहाँ फुशिगुरो हिगुरुमा की जगह रेजी के पास पहुँच गया होता है जहाँ रेजी फुशिगुरो को बताता है कि रैमी ने उसे धोखा दिया है, जिस वजह से फुशिगुरो रैमी को घूरने लगता है। आप मुझे ऐसे भी मत घूरो। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि रेजी बहुत ज्यादा ताकतवर है। अपनी बकवास करना बंद करो क्योंकि मेरे पास तुम्हारे साथ वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। तब यहाँ हिगुरुमा बाथटब के अंदर लेटा होता है, जिसे देखकर इटाडोरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो
कर क्या रहा है, जिस वजह से हिगुरुमा उसे बताता है कि ऐसे कपड़ों के साथ नहाने में उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और आजकल वो ऐसी बहुत सी चीजें कर रहा है जो कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो कभी करेगा। तुम बहुत ज्यादा अजीब हो। तो तुम हिगुरुमा हो ना, तो मुझे तुमसे एक बात करनी है। रुको जरा, मैं एक लॉयर हूँ, तो अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम्हें मुझे हर एक आधे घंटे के 3000 रूपए देने पड़ेंगे। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? चिंता मत करो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये तो बहुत ज्यादा अजीब आदमी है और इसे देखकर लग रहा है कि ये तो कोई रीइंकार्नेटेड सॉर्सरर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये एक मॉडर्न डे सॉर्सरर है जिसकी कर्स टेक्निक अभी अभी जागी है, जिसका मतलब ये मेरी बात सुनेगा और हम डील कर पाएंगे। तुमने 100 पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं ना, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी कलिंग गेम को एंड करने में मदद करो, या फिर तुम एक ऐसा रूल ऐड करो जिस वजह से किसी को भी बिना वजह किसी को ना मारना पड़े। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कलिंग गेम पॉसिबिलिटीज पैदा करती है। कभी कभी लॉ पावरलेस होता है, पर अगर मुझे पावर मिली है तो इसका मतलब कलिंग गेम के रूल्स रियल हैं, जिसका मतलब अगर हम रूल्स को तोड़ेंगे तो हमें सजा मिलेगी, और वो भी नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर कोई ट्रायल्स नहीं होंगे। तो ये कितनी कमाल की बात है ना। मुझे ये तो पता है कि ये रूल्स परफेक्ट नहीं है, पर मैं फिर भी इस कलिंग गेम के बेसिक मैकेनिज्म को प्रिजर्व रखना चाहता हूँ, जिस वजह से मैं इसे इतनी जल्दी खत्म होने नहीं देना चाहता। और वैसे भी मुझे रूल नंबर 2 और 8 बहुत ज्यादा पसंद है, जिस वजह से मैं भी कर्स टेक्निक रिमूवल को एक बार देखना चाहता हूँ। कलिंग गेम एक रिचुअल है, तो इसलिए अगर हमने ज्यादा देर इंतजार किया तो इस कंट्री में सभी लोग मर जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कलिंग गेम को स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसी बात है, तो चलो फिर मैं अपनी रिक्वेस्ट को थोड़ा रिफ्रेज कर देता हूँ। तो मुझे अपने 100 पॉइंट्स को यूज करने दो हिगुरुमा। क्या तुमने किसी ऐसे को मारा है जिसने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर दिया हो? और अगर तुमने ऐसा नहीं किया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तब हम देखते हैं हिगुरुमा के पास एक शिकिगामी आ गया होता है और इटाडोरी उसे देखकर डिफेंसिव पोजीशन में चला जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि अगर हिगुरुमा के पास 100 पॉइंट्स हैं तो उसने कम से कम 20 सॉर्सरर्स को तो मारा ही होगा, जिस वजह से वो पहले उसके हमला करने का इंतजार करने लगता है। पर तभी हिगुरुमा अपनी डोमेन डेडली सेंटेंसिंग को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर इटाडोरी हैरान हो जाता है। तभी यहाँ फुशिगुरो के शिकिगामी को देखकर रेजी को ये एहसास हो जाता है कि फुशिगुरो कितना ज्यादा ताकतवर है, जिस वजह से वो फुशिगुरो को उसे ज्वाइन करने के लिए कहता है और उसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो कलिंग गेम्स के बारे में कितना जानता है। कलिंग गेम एक रिचुअल है जो कि बैरियर के अंदर के प्लेयर्स की कर्स एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो जापानीज लोगों को दूसरी तरफ लेकर जा सके, जो कि बाद में ह्यूमन नहीं रहेंगे। ये बात है, तो क्या तुम केंजाकू को जानते हो? मुझे लगा ही था कि ये पक्का कोई ऐसा सॉर्सरर है जिसके केंजाकू के साथ कनेक्शंस हैं। मुझे लगता है कि जो प्लेयर्स की कर्स एनर्जी को यूज करने वाली चीज है वो एक मिस डायरेक्ट है, या फिर मैं ये कहूँ कि वो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। और ऐसा सोचने के लिए मेरे पास 3 रीजंस हैं, जो कि है नंबर ऑफ प्लेयर्स, उनके लेवल और स्किल में डिफरेंस, और बैरियर्स के रूल। सोचो जरा कि 1000 प्लेयर्स 10 कॉलोनीज में इक्वली डिवाइड हुए हैं, जिसका मतलब हर कॉलोनी में 100 प्लेयर्स हैं। पर उन प्लेयर्स में कुछ प्लेयर्स काशिमो और हिगुरुमा की तरह हैं, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर सॉर्सरर्स हैं, और उन दोनों ने अकेले ही 60 से ज्यादा सॉर्सरर्स को मार गिराया है। और अगर हर एक कॉलोनी में ऐसा एक प्लेयर होगा तो स्ट्रॉन्ग वाले कमजोर वालों को मार देंगे। तो तुम ये कहना चाहते हो कि गेम बहुत जल्द ऐसी जगह पर पहुंचने वाली है जहां से वो आगे नहीं बढ़ पाएगी? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और टोक्यो नंबर 2 में तो ऐसा हो भी चुका है। जब कोई इंडिविजुअल कॉलोनी में एंटर होता है तब वो कहीं और ट्रांसफर हो जाता है, और ये इस वजह से है ताकि प्लेयर्स को स्प्रेड किया जा सके। पर इसका मेन रीजन मॉडर्न डे सॉर्सरर्स के अंदर सेकंड अवेकनिंग करवाना है, और मुझे पूरा यकीन है कुछ लोग ट्रांसफर के दौरान मर जाते हैं। और अगर कलिंग गेम का पॉइंट प्लेयर की कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करना है तो सॉर्सरर्स के बीच में लंबी लड़ाई बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। और जो रूल नंबर 7 में लॉन्ग लास्टिंग चीज है वो बस रियल प्लान को कवर करने के लिए है, जिस वजह से मुझे पक्का लगता है कि जब स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बचेंगे तब केंजाकू एक बॉम्ब ड्रॉप करेगा, और तभी कलिंग गेम का सही पर्पस सामने आएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड